हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी स्कूल यूपीएससी पर। आज हम नागरिक घोषणा पत्र से संबंधित जितने भी प्रश्न यूपीएससी के पीवाईक्यूज में आ रखे हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हालांकि कई सार्वजनिक सेवा वितरण संगठनों द्वारा नागरिक चार्टर तैयार किए गए हैं, लेकिन नागरिकों की संतुष्टि के स्तर और प्रदान की जा रही सेवाओं की गुणवत्ता में कोई सुधार नहीं हुआ है। विश्लेषण कीजिए। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन कह रहा है कि जो नागरिक चार्टर बनाया तो गया है कई संगठनों द्वारा, लेकिन जो नागरिक चार्टर बनाने का जो उद्देश्य था कि नागरिकों को जो सेवा की क्वालिटी बढ़ाकर संतुष्ट कर पाए, वह भी प्राप्त नहीं किया गया है। और दूसरा, जो जो सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने का जो उद्देश्य था वह भी पूरा नहीं किया गया है। तो यह क्यों नहीं पूरा किया गया है? तो जो सिटीजन चार्टर की जो कमियां हैं वही हमें यहाँ पर दिखानी है कि निम्न कमियां थी, उनके कारण जो है वो सिटीजन चार्टर अपने जो नागरिक है उनको संतुष्ट नहीं कर पाया है और ना ही जो सेवा की गुणवत्ता है उसको बढ़ा पाया है। यहाँ पर हम क्वेश्चन को दो भागों में देख सकते हैं। जो पहला पार्ट है वो है नागरिकों की संतुष्टि के स्तर पर, और दूसरा है कि जो प्रदान की जा रही सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार नहीं हुआ। तो क्यों नहीं हुआ है, तो इन दोनों पार्ट को हम यहाँ पर तोड़ के लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन की शुरुआत कैसे करते हैं। तो क्वेश्चन की शुरुआत हम यहाँ पर सिटीजन चार्टर की परिभाषा से कर सकते हैं कि सिटीजन चार्टर एक दस्तावेज होता है जिसके अंदर शिकायत निवारण तंत्र के बारे में जानकारी होती है और जो जो सेवा होती है उसकी मानक निर्धारित करता है या उसका टाइम पीरियड निर्धारित करता है। यही एक सिटीजन चार्टर होता है जो सार्वजनिक संस्थानों के अंदर लगा होता है। इस प्रकार का डायग्राम बनाकर हम दिखा सकते हैं कि सिटीजन चार्टर का उद्देश्य क्या है, कि पारदर्शिता सुनिश्चित करना, जवाबदेही सुनिश्चित करना या बेहतर सेवा वितरण करना। तो हमारा जो उद्देश्य है वो डायग्राम के फ्रेम में यहाँ पर एक इफेक्टिव वे में हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब हम क्वेश्चन की मेन बॉडी पर चलते हैं। तो हमने पहले ही देखा है कि क्वेश्चन को हम दो भागों में तोड़ सकते हैं। तो पहला भाग है कि नागरिकों की संतुष्टि के स्तर पर सुधार नहीं हुआ है, और दूसरा भाग है प्रदान की जा रही सेवाओं में सुधार नहीं हुआ है। तो नागरिकों की संतुष्टि में सुधार क्यों नहीं हुआ है, तो इसके कारण यहाँ पर दिए हुए हैं कि जो सिटीजन चार्टर है उसको कानूनी समर्थन नहीं था, उसकी डिजाइन थी वो अपर्याप्त थी। जो वरिष्ठ नागरिक हो गए, दिव्यांग हो गए, उनको सिटीजन चार्टर के अंदर पर्याप्त स्थान नहीं दिया गया है, और जो हितधारक थे, जनता थी, उनसे परामर्श नहीं किया गया बनाते समय, और जो सार्वजनिक शिकायत अधिकारी हैं उसका विवरण नहीं होता है कहीं की सिटीजन चार्टर के अंदर। तो अगर उनके पास उनको सेवा नहीं प्राप्त हो पा रही है तो वो कहाँ पर शिकायत दर्ज करवाएं। तो यह उसकी जो सिटीजन चार्टर की कमी है जो नागरिकों को संतुष्ट नहीं कर रही है कि सिटीजन चार्टर का जो उद्देश्य था। और जो दूसरा पार्ट था वो था कि प्रदान की जा रही सेवाओं के स्तर में सुधार नहीं हुआ है। उसको हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि क्यों नहीं सेवाओं की क्वालिटी बढ़ा पाया है सिटीजन चार्टर। तो सबसे पहला कारण है कि सिटीजन चार्टर बना तो दिया गया है, लेकिन जो जमीनी स्तर पर जो सिटीजन चार्टर का कार्य होना चाहिए था, जिस प्रकार किसी आरटी ऑफिस में सिटीजन चार्टर के अंदर लिखा होता है कि आपको 30 दिन के अंदर लाइसेंस प्रदान कर दिया जाएगा, बट ऐसा नहीं हो रहा है। तो वो जो सिटीजन चार्टर की वास्तविकता में पालना नहीं हो रही, तो ये उसका जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव नहीं कर पा रहा है। जो पहले थी वैसी की वैसी ही पड़ी है। दूसरा है कि नागरिकों की भागीदारी नहीं। सिटीजन चार्टर नागरिकों के लिए बनाए गए हैं और नागरिक उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो क्वालिटी इंश्योर करना मुश्किल ही है। तीसरा कारण है कि समीक्षा का अभाव है सिटीजन चार्टर में। अगर समय समय पर सिटीजन चार्टर की समीक्षा नहीं होगी कि वो टाइम के साथ कैसे इवॉल्व होगा, तो सिटीजन चार्टर है वो जो सेवा प्रदान की जा रही संस्थान द्वारा उसकी क्वालिटी को भी इंश्योर नहीं कर पाएगा। और चौथा कारण है कि जो सिटीजन चार्टर बना तो दिया गया है लेकिन वो लोकल लैंग्वेज के अंदर नहीं बनाया गया है। तो जो भारतीय जनता है वो मोस्ट ऑफ दी गांव में निवास करती है, 65% के अराउंड। तो उन लोगों को सिटीजन चार्टर का जो लाभ है वो मिल ही नहीं पाएगा, उनको सिटीजन चार्टर की वास्तविक में जानकारी भी नहीं होती है। तो इस प्रकार की जो कमियां है वो जो सेवाओं की गुणवत्ता है उसको इंश्योर नहीं कर पा रही है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं हमने क्वेश्चन को अच्छे से दो पार्ट में तोड़ा है और एग्जामिनर को सीधा सा सरल भाषा में बता दिया कि हाँ हमने क्वेश्चन को ठीक ढंग से समझ लिया है और इसकी जो डिमांड है वो यह है। मैंने यहाँ पर दो और टाइप्स भी लिखे हैं, लेकिन मुझे सबसे बेहतर प्रकार जो ऊपर वाले लगा है, आप ये दोनों टाइप्स यहाँ पर नीचे वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि आप सीधे अगर जो कमियां हैं वो सिटीजन चार्टर की बता दीजिए। यहाँ पर जो सिटीजन चार्टर लाया गया था वो जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट थी वो लेके आई थी, और उस टाइम वो 6 सिद्धांत भी लेके आई थी टोनी ब्लेयर की गवर्नमेंट। तो वो सिद्धांत थी उनकी, अगर सिटीजन चार्टर की उन सिद्धांतों की अगर बाद में पालना नहीं हो रही है तो सिटीजन चार्टर है तो वह सिटीजन चार्टर है वो अपनी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और अब सिटीजन चार्टर है वो खरा नहीं उतरा है, तो हमें यह भी बताना है कि क्यों नहीं उतरा है। वो तो हमने बता दिया है, बट हमें ये भी बताना है कैसे उसको खरा उतारना है ताकि वो नागरिकों को भी संतुष्ट कर पाए और जो सेवा की गुणवत्ता है उसको भी बेहतर बना पाए। तो यहाँ पर मैंने सेकंड ARC की अनुशंसाएं लिखी है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं
कि सेकंड ईआरसी की पहली अनुशंसा है कि प्रत्येक विभाग की आवश्यकता अनुसार अलग अलग सिटीजन चार्टर। मैंने यहाँ पर हर जो अनुशंसा है उसका एक एग्जाम्पल लिखा है कि हाँ उस डिपार्टमेंट ने या उस सरकार ने ऐसा किया है, तो उससे सीखकर भारत सरकार भी ऐसा कर सकती है, या भारत सरकार अपने दूसरे विभागों में भी इस प्रकार की व्यवस्था कर सकती है। तो आप अगर क्वेश्चन में जो अनुशंसा है सीधे सीधे आप लिख देंगे ऐसे, जैसे कि विजन के नोट्स हैं उसमें इस प्रकार की सीधी सीधी अनुशंसाएं दी हुई है, लेकिन आप इस प्रकार से अगर लिखेंगे तो आपका जो नंबर जो आने के चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। अगर आप उसके साथ एक एग्जांपल लिख देते हैं कि हाँ वहां पर ऐसा कर दिया गया है, या उस राज्य सरकार ने या उस देश ने इस प्रकार का किया है, तो भारत भी उससे सीखकर इस प्रकार की व्यवस्था कर सकता है, तो हम उस अनुशंसा को वैलिड बना देते हैं। और इसमें देख लीजिए यहाँ पर प्रत्येक के साथ एक एग्जाम्पल लिखा गया, जैसे मूल्यांकन समय समय पर, जैसे बेंगलोर का जो जल आपूर्ति सीवरेज बोर्ड है वो समय समय पर अपने सिटीजन चार्टर का मूल्यांकन करता है, अधिकारियों को जवाबदेह बनाया जाए सिटीजन चार्टर के प्रति। इसी प्रकार से तीसरा है कि विफलता की स्थिति में निवारण तंत्र हो, परामर्श किया जाए लाभार्थियों से। अगर इस प्रकार के आप एग्जाम्पल साथ में लिख देते हैं तो जो आपका आंसर है वो वैलिड हो जाता है। अन्य उपाय में आप क्षेत्रीय भाषाओं में निर्मित किया जाए, जैसे कि महाराष्ट्र, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने अपनी जो लोकल रीजनल लैंग्वेज है उनमें निर्मित किया है। सिटीजन चार्टर को न्यायोचित बनाया जाए, जिस प्रकार से जो आरटीआई एक्ट है वो कहता है कि अगर सूचना समय पर प्रदान नहीं की जाएगी तो वह सूचना आयोग में जाके शिकायत कर सकता है। कंक्लूजन में हम किसी प्रकार की केस स्टडी लिख सकते हैं, या फिर हमारे कोई जो बड़े मंत्री या कोई प्रधानमंत्री है उन्होंने कुछ कह रखा हो उसके बारे में, तो वो यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि पारदर्शिता और जवाबदेही किसी भी जन समर्थक सरकार की दो आधारशिलाएं हैं। अब ये उन्होंने कथन कहा था, अब पारदर्शिता और जवाबदेही किससे सुनिश्चित की जा सकती है? सिटीजन चार्टर से सुनिश्चित की जा सकती है। तो सिटीजन चार्टर लाकर हम एक जन समर्थित सरकार का निर्माण कर सकते हैं। और दूसरा यहाँ पर दिया हुआ केस स्टडी की, जो दक्षिण अफ्रीका की जो सरकार थी वो बाथो पेरे नाम से अपना सिटीजन चार्टर लेके आई थी, जिसने सेवाओं को नागरिक केंद्रित बनाया या सरकार को जवाबदेह बनाया, पारदर्शिता सुनिश्चित की, तो भारत भी उससे सीख सकता है। इस प्रकार के केस स्टडी के बेस पे हम अपना कंक्लूजन को बेहतर बना सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सिटीजन चार्टर संगठनात्मक पारदर्शिता और जवाबदेही का एक आदर्श साधन है, लेकिन इसकी अपनी सीमाएं हैं। तो सिटीजन चार्टर, यह क्वेश्चन कह रहा है कि जो सिटीजन चार्टर लेके आए थे वो पारदर्शिता और जवाबदेही को सुनिश्चित करने के लिए लेके आए थे, उसका एक साधन था कि सिटीजन चार्टर के माध्यम से हम पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित कर सकते हैं, लेकिन इसकी अपनी सीमाएं हैं। अब सीमाएं क्या है? जो सिटीजन चार्टर की कमियां हैं वही सीमाएं हैं कि इन कमियों से जो पारदर्शिता और जो जवाबदेही का आदर्श साधन है वो अपनी जो उद्देश्य है उसको पूरा नहीं कर पाया है। यहाँ पर पूछा भी गया है कि जो उन सीमाओं की पहचान करें कि किस कारण से जो आदर्श साधन है वो इफेक्टिव रूप से अपना काम नहीं कर पाया है और अधिक प्रभाव बनाने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। देखिए जो पीवाईक्यू करने का क्या फायदा होता है। तो 2013 का क्वेश्चन था, उसी टाइप का सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन के शब्द बदल गए, सेम ही प्रश्न है कि हमें यहाँ पर सिटीजन चार्टर की कमियां बतानी है, बस जो पारदर्शिता और जवाबदेही है उस पर थोड़ा जोर देते हुए और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए जो सेकंड ईआरसी का अनुसार है वो वापस हम यहाँ पर रिपीट कर सकते हैं। तो वही क्वेश्चन है, यहाँ पर हम क्वेश्चन की शुरुआत वापस सिटीजन चार्टर की परिभाषा से कर सकते हैं और इस प्रकार से हम एक फ्लो डायग्राम के माध्यम से बता सकते हैं, फ्लो चार्ट के माध्यम से बता सकते हैं कि जो सिटीजन चार्टर किस प्रकार से जवाबदेही बनाता है या किस प्रकार से पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। कि सिटीजन चार्टर के अंदर एक टाइम बाउंड के अंदर काम करना होता है तो वो अधिकारी को जवाबदेह बनाता है, और दूसरा है कि शिकायत करने का प्रावधान होता है जो संस्थान के अंदर पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। और जो इसका आंसर है वो सेम टू सेम जो ऊपर लिखा हो वही का वही आंसर है। और केस जो कंक्लूजन है उसके अंदर हम देख सकते हैं कि जो SDG 16 है वो कहता है कि पारदर्शी जवाबदेही, यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर भी जो वर्ड थे पारदर्शी और जवाबदेही है, SDG 16 भी यही कहता है कि पारदर्शी और जवाबदेह और समावेशी सार्वजनिक संस्थान नागरिकों को उनके बुनियादी मानवाधिकार प्रदान करने के लिए राज्य की आधारशिलाएं हैं। और ये तो SDG 16 का कथन है। अब आगे हम इसमें ऐड कर सकते हैं कि जैसे सिटीजन चार्टर के माध्यम से हम प्राप्त कर सकते हैं, और या फिर हम सिटीजन चार्टर के माध्यम से जो SDG 16 का गोल है वो हम यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है जो GS4 का है। GS4 के अंदर भी जो गवर्नेंस का थोड़ा सा पार्ट है उससे ये क्वेश्चन लिया गया है। तो प्रश्न है कि नागरिक चार्टर आंदोलन में जो मूल सिद्धांत है उनको समझाएं और उसके महत्व को सामने लेकर आए। जो नागरिक चार्टर आंदोलन हुआ था सबसे पहले कहाँ पर? ब्रिटेन के अंदर हुआ था। जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट थी, जॉन मेजर की जो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट थी, वह एक इस प्रकार की व्यवस्था लेकर आई थी जिसे बाद में टॉनी ब्लेयर की गवर्नमेंट है उसने यहाँ पर उसको
सिद्धांत लाकर उसको और एक्सपेंड किया। तो वही हमें यहाँ पर बताना है कि जो उसके टोनी ब्लेयर की जो गवर्नमेंट 6 सिद्धांत लेके आई है, जो हमने ऊपर भी देखा है, उन्हीं 6 सिद्धांतों के बारे में हमें यहाँ पर जानकारी देनी है। तो इंट्रो में वापस वही सिटीजन चार्टर की परिभाषा से शुरुआत कर सकते हैं, या सिटीजन चार्टर के जो उद्देश्य है उसको हम डायग्राम से बता सकते हैं कि हाँ ये पारदर्शिता सुनिश्चित करता है, या ये जवाबदेही सुनिश्चित करता है, या फिर ये सेवा वितरण को बेहतर बनाता है। इस प्रकार से डायग्राम को हम शुरुआत कर सकते हैं। और जो आंदोलन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दे सकते हैं पॉइंट वाइज, कि हाँ जॉन वीजर की जो गवर्नमेंट थी वह सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा लेके आई थी, जिसको टोनी ब्लेयर की गवर्नमेंट ने एक्सपेंड किया और 6 सिद्धांत लेके आई। और उस 6 सिद्धांतों को हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पहला सिद्धांत है वो गुणवत्ता है, दूसरा है कि जनता को चॉइसेस मिले। उन्हीं सिद्धांतों के बारे में हमें बताना है। तो ये सीधा सा फैक्चुअल क्वेश्चन है जो आप देख सकते हैं। और क्वेश्चन का अगला पार्ट है कि इसके महत्व को सामने लेके आए। अब यहाँ पर जरूरी है कि हम क्वेश्चन को सही से समझे। यहाँ पर जो सिटीजन चार्टर है उसका महत्व ना पूछ के नागरिक चार्टर जो आंदोलन था उसका महत्व पूछा गया है। तो हमें स्पेसिफिक अगर हेडिंग डालनी होती है कि नागरिक चार्टर आंदोलन का महत्व, ना कि नागरिक चार्टर का महत्व तो हमें सेम ही नजर आएगा, बट जो लिखने का ढंग होता है वो क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग लिखना होता है। तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे कि सिटीजन चार्टर जो आंदोलन था उसके माध्यम से विभिन्न देशों में सिटीजन चार्टर आया, और सिटीजन चार्टर आने से क्या हुआ, उनकी सरकार या उनकी शासन व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही या फिर सुशासन की स्थापना हुई, या नागरिक केंद्रित प्रशासन की स्थापना हुई। तो यही उसका महत्व है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि महत्व लिखे गए हैं कि जो उसके माध्यम से क्या हुई, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हुई। यहाँ पर एग्जाम्पल लिखे गए हैं कि जो भारत गैस का सिटीजन चार्टर है उसने एलपीजी वितरण प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित की। सिटीजन चार्टर निर्मित करके जन केंद्रित प्रशासन का निर्माण किया गया। ये उसका महत्व है। सेवा की जो गुणवत्ता है उसमें सुधार किया गया। जैसे जो दिल्ली जल बोर्ड का जो सिटीजन चार्टर है उसने पानी सप्लाई की गुणवत्ता को बढ़ाकर मतलब सेवा की गुणवत्ता को बढ़ाया है। जो पानी सप्लाई की सिटीजन चार्टर के माध्यम से भ्रष्टाचार को समाप्त किया जा सकता है। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो राजस्थान का स्टेट माइंस एवं मिनरल्स लिमिटेड है उसने खनन क्षेत्र में पारदर्शिता लाने के लिए, भ्रष्टाचार कम करने के लिए सिटीजन चार्टर लागू किया। और जो संगठन की शाख है, जो सार्वजनिक संस्थान है, उनकी शाख में भी वृद्धि की। अगर वो टाइम बाउंड के अंदर जो जनता को सुविधाएं प्रदान करवाएंगे तो लोगों का विश्वास है वो अधिक होगा संस्थानों पर। तो इस प्रकार से जो संगठन की शाख है उसमें भी वृद्धि होगी। जैसे जो पासपोर्ट सेवा केंद्र जो विदेश मंत्रालय का सिटीजन चार्टर है उसने प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाकर अपने संस्थान की शाख में वृद्धि की है। तो इस प्रकार से अगर हम सीधा इनको लिख देते कि संगठन की शाख में वृद्धि हुई, या भ्रष्टाचार में वृद्धि हुई, या सेवा की गुणवत्ता में सुधार हुआ, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो इफेक्टिव नहीं होता है। तो हमें क्वेश्चन को इफेक्टिव बनाने के लिए एग्जाम्पल साथ में पुट करने जरूरी होते हैं। तो आप क्या करेंगे कि सिटीजन चार्टर के जो एग्जाम्पल है वो हमें कहीं पर मिलते नहीं है, तो आप इन एग्जाम्पल को अपने नोट्स में लिख देंगे। अब कंक्लूजन में वापस वही SDG 16 का जो गोल है उसके साथ हम इसको खत्म कर सकते हैं। तो आज हमने सिटीजन चार्टर के ऊपर जितने भी क्वेश्चन, जो 3 क्वेश्चन आ रखे थे, उनको हमने यहाँ पर इफेक्टिव वे में डिस्कस किया। और उसका कंटेंट भी हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एग्जाम्पल को आप अपने नोट्स में यहाँ से ऐड कर सकते हैं। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों तक शेयर कीजिए ताकि वह भी इस प्रकार की जो वैल्यू एडिशन है अपने नोट्स में कर पाए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कल अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।